सबसे पहले मैं चाहूंगा कि उत्तराखंड की जो सीटें हैं वो, क्योंकि उत्तराखंड में सीटों को बताने से पहले अगर 2017 की दलीय स्थिति सामने ले आए। देखिए 2017 में उत्तराखंड की जो दलीय स्थिति है उसमें बीजेपी के खाते में 57 सीटें और कांग्रेस 11 सीटों पर सिमटी हुई थी और 2 सीटें जो हैं वो अन्य के खाते में। कुल 70 सीटों में से ये परिस्थितियां थी उस समय। ये 2017 की हम बात कर रहे हैं, लेकिन होते हैं तो लोगों का मन क्या कहता है, आइए इसको देखते हैं। 57 सीटें, क्या बीजेपी फिर से दोहरा पाएगी इस रिकॉर्ड को? अगर दोहरा पाती है तब भी, नहीं दोहरा पाती है तब भी। लेकिन देख लेते हैं कि स्क्रीन पर क्या सीटें आती है। जरा लेकर आइए स्क्रीन पर सीटों को और फिर सीधे आज की तारीख में अब देखिए स्क्रीन पर बीजेपी 26 से 28 और कांग्रेस पार्टी 40 से 42 और अदर्स के खाते में 1 से 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ओपिनियन पोल हमारा इलेक्ट लाइन और डीबी लाइव का ओपिनियन पोल यह कहता है कि बीजेपी 26 से 28 यानी बीजेपी की सरकार उत्तराखंड से जा रही है और कांग्रेस वहां पर गेन करती हुई जो 11 सीटें थी पिछली दफा उसमें काफी इजाफा करते हुए 4 गुना कह सकते हैं इजाफा करते हुए और यहां 40 से 42 सीटों पर। सीधे आना चाहूंगा दिनेश जोयाल जी, देहरादून में बैठे हुए हैं। पिछले दिनों राहुल गांधी की जबरदस्त रैली हुई थी, उससे पहले राहुल गांधी की रैली से पहले पीएम नरेंद्र मोदी की रैली हुई थी जिससे लोग उठकर जाने लगे थे, ऐसी तस्वीरें भी आई थीं। उसके बाद कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई हैं, हालांकि उस समय ये 3 दिन पहले की तस्वीरें जिसमें हरीश रावत नाराज दिखे और मार कुटाई भी हुई वहां पर कुछ आपसी कांग्रेस के नेताओं के बीच। इन सब के बीच आम आदमी पार्टी भी अपनी जुगत में लगी हुई है वहां पर, लेकिन फिर भी फायदा न आम आदमी पार्टी को होता दिखाई दे रहा है और न ही बीजेपी रिपीट करती हुई दिखाई दे रही है। आप बहुत नजदीक से देख रहे हैं उत्तराखंड की सियासी गतिविधियों को, क्या कहेंगे इस पे? राजीव जी, इस बीच कुछ घटनाक्रम जो हुआ है उसका एक ही मकसद था कि एक ही उसका नतीजा निकलता है। निष्कर्ष यही है कि भारतीय जनता पार्टी ये तय करना चाह रही है कि कांग्रेस का कैंपेन वो तय करे। हरक सिंह नाम के एक व्यक्ति हैं, हमारे मंत्री हैं, वो लंबा उनका करियर है, राजनीतिक करियर उत्तर प्रदेश से यहां तक का। तो केंद्र बिंदु में हरक सिंह जी हैं। हरक सिंह को कांग्रेस में लाने के लिए इंदिरा हृदय जी का जो पुराना धड़ा है वो सक्रिय था और उसको लेकर के हरीश रावत और बाकी लोगों में एक मतभेद था। और वो मतभेद इस तरह बढ़ते चले गए और उसको भारतीय जनता पार्टी साइलेंटली ऑब्जर्व भी कर रही थी, कहीं ना कहीं से उसको पुश भी किया जा रहा था। जो कल और परसों जो कांग्रेस मुख्यालय में हल्की फुल्की जो झड़प हुई है कार्यकर्ताओं में, उसमें भी कहीं वो ऐसा ही कुछ हाथ है। तो एक माहौल ये बनाया जा रहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी कुछ लोग तैयार बैठे हैं कांग्रेस में आने के लिए और ये आएंगे, फिर कांग्रेस अपना कैंपेन शुरू करेगी। लेकिन फिलहाल अब ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, ऐसा लगता है। हरक सिंह जी ने कल इस्तीफे का नाटक भी कर दिया और उसके बाद सुबह उनने वो क्लियर भी कर दिया, तो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। एक और विधायक थे, उनके भी इस्तीफे की चर्चा हुई। अब सफाई आ गई कि सब ये नहीं हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे ये मामला सेटल होता जा रहा है। इसमें हरीश रावत जी ने कह दिया कि आई विल लीड, वो बात है। उसके मतभेद धीरे धीरे करके ऐसा लग रहा है कि ठीक हो रहे हैं और जो कांग्रेस डेफिनेटली यहाँ पर उत्तराखंड में एक चेंज का मूड है पब्लिक का और जो कि सर्वे में रिफ्लेक्ट हो रहा है। सीटों में 2-1 का ऊपर नीचे का हो सकता है मेरे असेसमेंट में और ये सर्वे में, लेकिन यहाँ चेंज का मूड डेफिनेटली दिख रहा है उत्तराखंड में और उसी को मैनेज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के अंदर भी घुसने का प्रयास कर रही है और उथल पुथल मचा रही है। आम आदमी पार्टी जो तीसरा खिलाड़ी है, अभी तक उनका कोई सीट तो बकती भी नहीं दिखाई दे रही। हाँ, एक सर्टेन वोट परसेंटेज मैदानी इलाकों में वो बनाते जा रहे हैं। अब यहाँ जैसे मैंने प्रारंभिक चर्चाओं में भी एक बात जिक्र किया था कि देखिए इलेक्शन को ये किस तरफ ले जाते हैं, तो उस कड़ी में जो अभी हरिद्वार में जो नाटक हुआ है धर्म संसद के नाम पर, यदि नरसिंह आनंद और उनके चेहरों ने जो बवाल किया है,
यहाँ के सरकार की नाक के नीचे संविधान और कानून की धज्जियां उड़ाते हुए जिस तरह के भाषण दिए गए हैं, जिस तरह हथियार उठाने मरने मारने की बातें की गई हैं, तो वो बीजेपी के कैंपेन का एक चेहरा वो भी है। आगे वो कुछ कहा वो न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि उत्तर प्रदेश में भी उसके छींटे पड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। क्या ये लोग जो यहाँ से दीक्षित होके गए हैं, वसीम रिजवी साहब उर्फ जो है वो इंद्रिया जीत चुके त्यागी जी महाराज जो है, जो इस तरह की भाषा उन्होंने इस्तेमाल करी, बहुत ही आक्रामक और बड़ी आपत्तिजनक भाषा का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। तो ये चीजें अभी होंगी, अभी मूड बनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं है, पूरे संसाधन है उनके पास, और उनके पास एक नहीं कई रणनीतियों पर एक साथ वो लोग काम करते हैं। कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, जो ये माहौल केंद्र सरकार ने बनाया है, कोरोना काल में यहाँ की उपेक्षा करके, यहाँ के जो मुख्यमंत्री ने बनाया है, जनता की उपेक्षा करके गलत फैसले लेकर के, और यहाँ के लोगों को जो मर्म है उसको बार बार उसको मरोड़ करके यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री ने ऐसा किया है। तो डेफिनेटली यहाँ पर सत्ता परिवर्तन का एक मूड है, और अभी भारतीय जनता पार्टी मैनेज करने का प्रयास कर रही है, और उनकी रणनीति आगे क्या होती इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। वो कांग्रेस में अभी भी ऐसा नहीं, कांग्रेस में सब कुछ मैनेज हो गया। इस समय आज की डेट में, पिछले दिनों का घटनाक्रम देखते हुए आज की डेट में कांग्रेस कुछ मैनेज होते हुए दिख रही है, लेकिन कल भारतीय जनता पार्टी कौन सा पेच फंसाती है, क्योंकि कांग्रेस जब से कांग्रेस को पिछली बार इन्होंने तोड़ा था, जब वे पूरा कुनबा उठा के ले गई कांग्रेस का भाजपा में लेके गए थे पिछली जब सरकार बनाई थी, तब से लेके अब तक कांग्रेस बहुत ही निर्बल स्थिति में यहां पर रही है, और जो उस पर केंद्र का ध्यान भी नहीं गया। यहाँ पर जो देवेंद्र यादव जी को भेजा गया पार्टी को संभालने के लिए, वो नब्ज ही नहीं पकड़ पाए। उनने एक धड़े को पकड़ लिया और उसकी वजह से उनको चीजें और यहाँ मिसमैनेज हो गई, बड़ी डिस्टर्ब हो गई। तो जरा सा कांग्रेस अपनी चीजों को समझ ले तो लड़ाई थोड़ा और दिलचस्प हो। बहरहाल तो चुनाव रणनीति के मामले में, तामझाम के मामले में, दिखावे के मामले में भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है, अगर मैं आप इस तरह देखें। लेकिन अंडर करंट कांग्रेस के पक्ष में डेफिनेटली है। अगर कांग्रेस का चेहरा बिगाड़ने में भाजपा कामयाब रही और भी इस तरह खुरापातें होती रही, तो उसका थोड़ा बहुत फायदा आम आदमी पार्टी को मिल सकता है। जी राजीव, अभी इतना ही। जी, बहुत सारी बातें और बहुत महत्वपूर्ण बातें आप यहां रख रहे हैं। और कांग्रेस कल को कांग्रेस की स्थिति क्या होती है, बीजेपी की स्थिति क्या होती है, या आम आदमी पार्टी जो वहां पर एक स्पेस बनाने की कोशिश में लगी हुई है उसकी स्थिति क्या होती है, कल की कल बात करेंगे। लेकिन आज की तारीख में जब हमारे साथ इलेक्ट्लाइन के सीईओ विजय शुक्ला भी जुड़े हुए हैं, और जो काम कर रहे हैं, जो सर्वे लेकर के आए हैं, उस सर्वे के आधार पर आज की तारीख में अगर चुनाव होते हैं तो यहां पर कांग्रेस को 40 से 42 सीटें और बीजेपी को 26 से 28 सीटों पर ही संतोष करना होगा। इस प्रकार कांग्रेस की सरकार बनती हुई उत्तराखंड में दिखाई दे रही है। प्रेम कुमार जी, आपसे समझना चाहूंगा कि ये जो धर्म संसद की जो बात अभी कर भी रहे थे दिनेश जुयाल जी, और उसकी चर्चा देश भर में, देश नहीं विदेश में भी है, सोशल मीडिया पर तो काफी इस बारे में बातें हो रही हैं। धर्म संसद को लेकर के थोड़ी सी समझना चाहूंगा कि क्या उसका असर उत्तर प्रदेश में भी, पंजाब में भी जो आने वाले चुनाव हैं वहां भी पड़ने का लग रहा है, क्या कि इसका असर पड़ सकता है, जिसमें सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जिसको लेकर के बीजेपी चाहती भी है उसमें उसको फायदा मिलेगा? ऐसे मुद्दे पर जब बीजेपी ले जाती है कट्टरता के मुद्दे पर, तो उसका फायदा मिलता है। इवन वैसी भी अगर कुछ बोलते हैं वैसी बात, तो वो भी बीजेपी को सूट करती है। तो दोनों तरह की कट्टर बातें आप देखिए, हरिद्वार से चूंकि धर्म संसद की बात उठी है, तो इसलिए हरिद्वार में तो जितना असर कम पड़ेगा, लेकिन उसका ज्यादा असर उत्तर प्रदेश में उनको पड़ने की उम्मीद है। ये ऐसी योजना बना करके चीजें हो रही, क्योंकि आप देखेंगे वहां पहुंच करके इस धर्म संसद को आयोजित करने वाले लोगों में ज्यादातर संख्या उत्तर प्रदेश से ही है। ये लोग वहां पहुंच करके माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में बीजेपी का कॉन्फिडेंस हिला हुआ है, उत्तर प्रदेश में भी कॉन्फिडेंस हिला हुआ है, सत्ता बचाने का एक दबाव है। तो इस दबाव से उबरने के लिए
बीजेपी को कुछ दिख नहीं रहा है, उनके रणनीतिकारों को कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो ये हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है, पहले से भी मैं आपसे बातचीत में कह चुका हूं कि हिंदुत्व कार्ड खेल करके आप अपना कैडर बेस को बस संतुष्ट कर सकते हैं, लेकिन विनिंग पोजीशन में आने के लिए हिंदुत्व कार्ड नाकाफी है। हिंदुत्व कार्ड आप डिफरेंट सर्वे में भी देख लीजिए, धर्म के आधार पर वोट करने वालों की संख्या कितनी है, तो वो नहीं है उतनी कि जिससे कि बीजेपी जीत सके। वही 24% 25% लोग होते हैं जो धर्म और जाति के आधार पर वोट करते हैं, तो इस आधार पर तो वो विनिंग पोजीशन मिल नहीं सकता। तो ये अगर वो सोच भी रही है बीजेपी, तो ये उल्टा ही पड़ेगा, ये मैं कहना चाहता हूं। ये उल्टा पड़ेगा। दो और कमेंट लेना चाहूंगा। सबसे पहले प्रशांत टंडन जी आपसे कि क्या हिंदुत्व का जो कार्ड बीजेपी खेलती आई है, इस बार वो कार्ड जो है वो नहीं, मतलब काम का नहीं हो पा रहा है, यानी बीजेपी उस पे पिछड़ रही है हिंदुत्व कार्ड पे? राजीव जी, एक सर्वे जैसे आप कर रहे हैं तो राजनीतिक पार्टियां भी लगातार सर्वे करती हैं, और अभी आपने जिक्र किया कि रैलियों से लोग जाने लगे वापस, तो ये सारा फीडबैक उनके पास भी है, और तभी इस तरीके के आयोजन, तरीके की भाषा और इस तरीके के जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के प्रयास होते हैं, इसका पूरा रिश्ता संबंध जो है वो राजनीतिक स्थिति से है और चुनाव की स्थिति से है। चुनाव के पहले ये सब कुछ नहीं होता है। जिस भी राज्य में चुनाव जब होने होते हैं तभी यह सारे चीजें शुरू होती, चाहे वो लिखो, चाहे वो चर्चेस पे अटैक हो, चाहे वो इस तरीके की मुसलमानों के नाम की घोषणाएं हो, धर्म संसद बुला, ये तभी शुरू होता है कि जब उनके पास भी सर्वे है, और उनका सर्वे भी आपके जैसा ही है मुझे लग रहा है, तभी इस तरीके के नाटक हो रहे हैं। बिल्कुल शायद हो सकता है, क्योंकि इनके सर्वे भी, कुछ सर्वे जो हैं आरएसएस के और बाकियों के सर्वे आते हैं और गुपचुप तरीके से हम तक भी पहुंचते हैं, हम भी देखते हैं, और उसमें भी यही कमोबेश यही हाल है। जयशंकर जी क्या कहेंगे धर्म संसद से लेकर के? और धर्म संसद वो भी हरिद्वार तराई का पार्ट है, जिसका असर न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि उत्तर प्रदेश में भी पड़ सकता है, और लेकिन क्या ये कार्ड भी बीजेपी के लिए फ्लॉप साबित होने जा रहा है? राजीव जी, पहली बात तो जो उत्तराखंड को लेकर के हमारा ओपिनियन पोल है वो काफी हद तक सटीक कहा जा सकता है। काफी हद तक इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक तो पहली बात है कि जैसा अभी हमारे एक मित्र भी कह रहे थे कि अभी उम्मीदवारों की घोषणा तो हुई नहीं है। विजय शुक्ला कह रहे थे शायद कि एक तो उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है, और अभी पूरी तरह से चुनावी मुद्दे भी सामने नहीं आए हैं। तो अभी सिर्फ यही है कि जो सरकार के खिलाफ नाराजगी है वो आपके ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। जो सरकार के खिलाफ महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार जिस तरह से फैला हुआ है, इस सब बातों को लेकर के जो नाराजगी है वो नाराजगी प्रस्फुटित होकर के हमारे ओपिनियन पोल में आ रही है। अब ये कॉन्क्रिटाइज इसका होगा और ठोस होगा ये जब उम्मीदवारों के नाम चेहरे सामने आने शुरू हो जाएंगे, और जब चुनावी मुद्दे भी साफ साफ सामने आएंगे। एक तो एक बात है। दूसरा जो है बौखलाहट की बात, जब मैं कह रहा था, बीच में भी कह रहा था, तो धर्म संसद के नाम पे जो जहरीले भाषण दिए गए, देखिए अगर इस देश में लोकतंत्र है, अगर इस देश में संविधान है, और अगर इस देश में कानून और व्यवस्था का राज है, तो तत्काल इन बाबाओं को गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। तत्काल। अगर उत्तराखंड की पुलिस के पास या उनके इंटेलिजेंस के पास इसकी कोई जानकारी नहीं है, हम डीजीपी को सुन रहे थे, अशोक कुमार जी को, कह रहे थे साहब सूचनाएं अभी आ रही हैं, देख रहे हैं। भाई सूचनाएं क्या आ रही हैं? आपका कोई अपना नेटवर्क नहीं है क्या? वायरल हो रहे हैं सारे वीडियोज, वायरल हो रहे हैं, जिस ढंग की जहरीली बातें कर रहे हैं वो लोग, तो उसको तो करना चाहिए था। लेकिन अब चूंकि वो भी क्या करें, जब ऊपर से दबाव आएगा तभी तो, क्योंकि यहाँ तो चोर से कहो चोरी करो और घर वाले से कहो कि जागते रहो। अब आज देखिए कितना मजाकिया बात हुई है कि हमारे प्रधानमंत्री ने क्रिसमस की बधाई दी है लोगों को, और उनके जो चहेते और समर्थक हैं उन लोगों ने सांता क्लॉज की तस्वीरों को जलाया है, आग लगाया है, नारेबाजी की है, उनके खिलाफ नारेबाजी की है सड़कों पे निकल करके। अब दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? आपने जो शाखाओं में सिखाया है,
आपने जो तथाकथित धर्म संसद या इस तरह की जो चीजें हैं, धर्म संसद में इस बात पे चर्चा क्यों नहीं हुई कि अयोध्या में जमीन खरीद फरोख्त हो रही है, राम के नाम पे जो लूट हो रही है जमीन की, उसके बारे में धर्म संसद पे कभी चर्चा नहीं होती है। अब धर्म संसद ये तय करेगी कि साहब मुसलमानों को मार डालो और इनको मार डालो और ये तलवार उठाओ और पढ़ाई लिखाई छोड़ दो। मतलब एक तो बेरोजगार जो नौजवान उनको आप रोजगार दे नहीं पा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप उनसे कह रहे हैं कि स्कूल कॉलेज छोड़ दो और तलवार संभालो, हथियार संभालो, भाले संभालो, बर्छे संभालो और मुसलमानों को कत्लेआम करो। मतलब इस तरह की बात आप कर क्या रहे हैं? आप सिविल वार को आह्वान कर रहे हैं, सिविल वार को न्योता दे रहे हैं, और हमारी सरकार चुपचाप बैठी हुई है, केंद्र की सरकार भी चुपचाप बैठी हुई है। ये हेट स्पीच की बात करते हैं, सब बेईमान लोग हैं। हेट स्पीच की बात करेंगे, वहां इस तरह की हेट स्पीच हो रही है और उस पर किसी की आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई, अभी तक पूरी तरह से FIR भी नहीं हुआ इन सबों के खिलाफ, एक एक करके किसी किसी के खिलाफ हो रहा है। लेकिन राजीव जी दूसरी बात और भी है, इसका कोई असर नहीं पड़ पा रहा है। जैसे मैं कई बार इसके पहले भी कहा ना कि चूंकि सामने वाला रिएक्ट नहीं कर रहा है, आप कुछ भी बोल रहे हैं, यहां तक कि इस बार तो विपक्ष के दल भी, राजनीतिक दल भी खुल करके कुछ बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि उसी में उलझा करके ये लोग उसको चुनावी इशू बनाना शुरू कर देंगे।